नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 23 जनवरी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डे 30 में हम पर्यावरण पे 20 प्रश्नों को देखेंगे और आजकल की घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर को देखेंगे। तो 10 प्रश्न करंट अफेयर के और 20 प्रश्न आज के टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ये 4 संस्थाएं इसमें दी हैं। प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड। सब प्रदूषण से संबंधित हैं, लेकिन यहां पर आपको पहचानना है कि एग्जैक्टली उसका नाम क्या है। और ये सही उत्तर इसका होगा बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में स्थापित हुआ था और प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम इसके लिए लाया गया था। तो 1974 का ये सन आप याद रखिएगा। और बोर्ड पर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, इन दोनों को लागू कराने का कार्यकारी उत्तरदायित्व है। इसके अलावा जो ये बोर्ड है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, उसके प्रावधानों को भी लागू करने के लिए जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ट्यूलरेमिया रोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ट्यूलरेमिया रोग। तो ट्यूलरेमिया जो रोग है, ये कैसा रोग है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये बैक्टीरिया जनित रोग है। इसके बारे में दूसरी बात कही जा रही है कि ये बैक्टीरिया पशुओं और कुत्तों पर पलने वाले परजीवी किलनी किलनी होता है, उसमें पाए जाते हैं। और जब इसके ये विषाणुओं होना चाहिए, विषाणुओं को विशेष विधि से सुखाकर धुंध के रूप में वायुयान से हवा में छोड़ा जाए तो वायुमंडल इसके विषाणुओं से प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये विषाणु, ध्यान रखिएगा, नहीं ये बीजाणु है, सॉरी, ये बीजाणु होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ये बीजाणु ही होगा। ठीक है, तो ये प्रदूषित होता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो तीनों दिए हुए ये सभी सही है। अगला जो प्रश्न है, जैव प्रदूषण के माध्यम से फैलाए जा सकने वाले घातक रोगों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बोटुलिज्म। यह बीमारी क्लास्ट्रिकुलम बोटिलिज्म नामक बैक्टीरिया से फैलती है। पहली बीमारी दी हुई है बोटुलिज्म। दूसरा है कोरोना, ये जीवाणु जनित बीमारी है। और तीसरा है चेचक, डब्ल्यूएचओ के प्रयासों से इसका निर्मूलन हो चुका है। और चौथा है बोटुलिज्म, इसका संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सरल हो गया, क्योंकि ये यहां पर दिया हुआ है जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको चेंज किया गया था, लेकिन ये चेंज नहीं, इसको हटाइएगा यहाँ से। ये पहले प्लेग करके पूछा गया था, यहाँ पे कोरोना होना चाहिए, ये रह गया है कोरोना। तो कोरोना ये जीवाणु जनित बीमारी नहीं है, ये विषाणु जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है। बाकी ये सारी चीजें जो दी हुई हैं, ये सही दी हुई हैं। जैसे पहला यहाँ पर जो दिया हुआ है बोटुलिज्म के बारे में, तो यह बीमारी क्लास्ट्रिकुलम बोटुलिज्म नामक बैक्टीरिया से फैलती है, पहली बात तो ये। और दूसरा, संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा ये फैलता है, ये भी सही है इसके बारे में। और तीसरी चीज है, ये तभी फैल सकती है जब कोई व्यक्ति इसके विजाणुओं से पानी या खाद्य पदार्थों में प्रदूषण फैला देता है। कोई भी व्यक्ति हो जो जिम्मेदार नहीं है, वो अगर प्रदूषण फैला देता है, तभी ये फैलती है। तो ये तीन चीजें इसके बारे में हो गई। दूसरा, ये प्लेग का स्टेटमेंट पहले पूछा गया था, वो मैंने वहां पे डाला है कोरोना के बारे में। ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, प्लेग के बारे में आप जान लीजिए। और ये महामारी के रूप में फैलता है, जो प्लेग पहले फैलता था बहुत तेजी से। और यह पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। जब पिस्सू किसी प्लेग से संक्रमित चूहे को काटता है, तो प्लेग के बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं। फिर जब पिस्सू मनुष्य को काटता है, तो मनुष्य प्लेग रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, अगला है चेचक। तो डब्ल्यूएचओ के प्रयासों से अब तक इसका निर्मूलन हो चुका है, पर किसी आतंकवादी के द्वारा इसके विषाणु हवा में प्रदूषण अगर फैला दिया जाता है, किसी आतंकवादी द्वारा इसके विषाणु का फैलाव कर दिया जाए, तो ये फिर से फैलाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट थे, इसमें कोरोना छोड़ के सब सही था। अगला जो है, एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है,
और ये मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। पर्यावरण में ये सारी चीजें सब घटित होती रहती हैं। एंथ्रेक्स जानलेवा रोग है और ये मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। जैसे अभी कोरोना, तो कोरोना माना गया कि चमगादड़, अभी तो खैर ये रिसर्च का विषय है जो भी, तो चमगादड़ से आया, फिर अब मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा। और ये जो एंथ्रेक्स है, इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाला वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि एंथ्रेक्स के लिए ये जो वैक्सीन है वो तैयार हो चुका है, और इसके लिए जो जांच होती है उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि से किया जाता है, और इसके लिए डॉईसाइक्लिन एवं अमोक्सिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधियां उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेलुलर फोनों से उच्च आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। सेलुलर फोन जो होते हैं, यानी कि जो फोन, स्मार्टफोन, आप सेलफोन यूज करते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और कंप्यूटर मॉनिटर से अल्फा और बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं। अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। पहला तो बिल्कुल सही है, उच्च आवृत्ति का इसमें विकिरण निकलता है, चुंबकीय विकिरण, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, प्राण घातक होता है ना। और जो कंप्यूटर मॉनिटर है, जो पुराने वाले मॉनिटर आते थे, वो तो बहुत खतरनाक थे। धीरे धीरे चीजों को थोड़ा सा अच्छा किया जा रहा है, स्मार्ट बनाया जा रहा है, जो आंखों के लिए भी कूल हो और उत्सर्जन भी कम करे। फिर भी अल्फा और बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो कंप्यूटर पर जो लोग लगातार काम करते हैं उनके लिए यह हानिकारक होती है। उनकी आंखों के लिए, कार्निया को यह हानि पहुंचाती हैं, आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, और इसके लिए सुरक्षा शील्ड का प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है कि सेलुलर फोन का अधिक दिनों तक प्रयोग मानव मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचा सकता है। सेलुलर फोन का अधिक दिनों तक उपयोग मानव मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है, बिल्कुल सही है। और मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का ऐसा अगला भाग है जो श्वसन क्रिया और रक्त वाहिकाओं की गति पर नियंत्रण रखता है। अब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ज्यादा दिन तक अगर आप फोन का यूज इस्तेमाल करते हैं अधिक दिनों तक, जबकि ये रिपोर्ट में कहीं पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसमें जो श्वसन क्रिया, रक्त वाहिकाओं की गति पर नियंत्रण, ये तो सही है, लेकिन मस्तिष्क का अगला भाग है ये लिखा हुआ है, जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, जहां मेरुरज जाकर मिलती है ना पीछे, जिसको गुद्दी बोलते हैं ऐसे, तो वो वाला भाग होता है। संवेदी अंगों का समन्वय यहाँ पर होता है, श्वसन क्रिया, रक्त वाहिकाओं की गति पर नियंत्रण, ये सब यहाँ पर होता है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में यही गलत दिया हुआ था कि वो अग्रभाग है, मस्तिष्क में अग्रभाग में पाया जाता है, कि ये पश्च भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यह एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। दूसरा है, इसका अस्तित्व विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है। और तीसरा है, ये शून्य या निर्वात में चल सकता है। और चौथा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं। थोड़ा सा, अगर आपने सही सही से नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है प्रश्न। यह एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं ये ट्रांसवर वेव होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, लेकिन विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है ये अनुप्रस्थ तरंग है, और इसका अस्तित्व विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है, ये बात सही है। और इसके लिए कोई माध्यम जरूरी नहीं है, माध्यम इसके लिए नहीं चाहिए, ये निर्वात में भी चल सकता है ना। लेकिन अगर ध्वनि को आपको चलाना है तो ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत है, इसीलिए जहां पे वैक्यूम होता है वहां पे ध्वनि नहीं आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण कैसी, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है ये, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी विकिरण से बचाव का उपाय नहीं है। विखंडनीय पदार्थों जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि के उत्पादन व उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे तो रेडियोधर्मी विकिरण से बचाव होगा। परमाणु पनडुब्बियों और परमाणु अस्त्रों का उत्पादन न किया जाए, ये भी सही है। उन मशीनों जिनमें रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए, ये भी सही है। अगला जो दिया हुआ है चौथा, कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए। जब परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा तो इसमें रेडियोधर्मी भी तत्वों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये विकिरण होगा, तो ये बचाव का उपाय नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इससे और फैलेगा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही से पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है।
है ना। और हानिकारक विकिरण 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरण। अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरण। तो रेडियो धर्मी जो विकिरण होते हैं वो कई हजार, कई पीढ़ी तक ऐसे चलते हैं, कई हजार सालों तक, है ना। हिरोशिमा नागासाकी की घटना हो, चेरनोबिल की घटना हो, जो भी आप इसको देखेंगे तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो पाए जाते हैं। और हानिकारक विकिरण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ये दोनों ये सही है। और ये जो हानिकारक विकिरण होते हैं इनमें परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉनों को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है और जिससे आयन बन जाते हैं, और इसीलिए ये आयनकारी विकिरण होते हैं, और इसी कारण से इनको आयनकारी विकिरण भी कहते हैं। जो भारी धातुएं प्रकृति में पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से भारी धातुएं, समस्थानिकों, तो जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं में उनमें से हानिकारक विकिरण निकलते हैं, जो मानव और अन्य जीवों, पौधों, वनस्पतियों सबके लिए क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में। पहला है कि इससे चर्म रोग होता है, कैंसर होता है, यानी चर्म रोग और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा है, कभी कभी बच्चों के विभिन्न अंग विचित्र व असाधारण प्रकार के हो जाते हैं। और डी विकल्प है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव है, इसका जो बैड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इसको जिसको कहते हैं, तो ये सभी है। ठीक है। वैसे तो इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट्स ये सारे हैं। इससे चर्म रोग भी होता है, कैंसर के लिए भी ये जाना जाता है, और मृत कोशिकाओं के कारण ये कैंसर और चर्म रोग जैसी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये ऊतकों को और जो कोशिकाएं होती हैं उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है। और रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स गुणसूत्रों में जो जीन है, जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन होता है। और जब इसमें म्यूटेशन होता है तो कई बार बच्चों की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है, या कई बार बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके किसी के कान आधा होगा, किसी का होठ कटा होगा, किसी का एक पैर ही सही नहीं होगा, इस तरीके से मतलब अंग सारे प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण के उदाहरण कौन से हैं। कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 90 और ट्रिटियम। तो ये तीनों के तीनों इसके उदाहरण हैं। ठीक है। रेडियोधर्मी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित और एक प्रकृति जनित। तो जो मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण है, व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण और रेडियो पदार्थों के उत्खनन के द्वारा मुख्य रूप से ये होते हैं। और इसके अतिरिक्त मनुष्य के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से जो प्रयोग में लाए गए, कोबाल्ट 60, कार्बन 40, स्ट्रांसियम 90, कैल्शियम 137 और ट्रिटियम, इनके के द्वारा ये फैलते हैं, तो ये हो गए। और प्रकृति जनित जो है, पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियोधर्मी पदार्थों और सूर्य की किरणों के कारण प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं। और इसकी तीव्रता अधिक न होने के कारण ये जीवधारियों पर कोई विशेष नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मानव जनित है ये नुकसानदायक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि से रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं होता है, तब किससे होता है। पहला तो गलत हो गया, यहाँ पे दिया नहीं होता है, जबकि ये होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापन का जो किया जाता है, उसकी इकाई जो यूनिट है वो रोंटजन है। क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापन की इकाई, रोंटजन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर है वो सही है। तो पहला तो इसीलिए गलत है क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी और सब सही है। अगर नहीं न दिया होता तो सही हो जाता। और रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापन रोंटजन के द्वारा किया जाता है, जो इसकी इकाई है, और इसे रैड भी कहा जाता है, कई बार इसको रैड नाम से भी आप पाएंगे। 20 मिली रैड तक का विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर 20 मिली रैड से ज्यादा होगा तो नुकसानदायक होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्वनि दिया हुआ है और स्रोत दिया हुआ है। ये पर्यावरण में हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ध्वनि प्रदूषण भी तो एक प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रकार है। आजकल तो शांति मिलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे कई बार अलग बैठना पड़ता है जाके, क्योंकि इतनी आवाजें आती हैं, बगल में मकान का काम चल रहा है तो नीचे ही काम हो रहा है, या कुछ ऐसा बहुत सारे डिस्टरबेंस हो रहे हैं। जैसे आज ही मैं बैठा हूँ तो एक अलग कार्नर लेके मैं कहीं बैठा हूँ कि जिससे कि आवाज ना आए, क्योंकि वो रात दिन काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं। तो 90 डेसिबल होता है जब जोर से कोई चिल्लाता है, और कोई कार्यालय है या कमरे की ध्वनि है तो उसमें 40 डेसिबल, डेसिबल से नापते हैं ना हम ध्वनि का
जो मापन की इकाई है ध्वनि की, वो डेसिबल होती है। तो शांत कमरा या कमरे की ध्वनि, जो शांत कार्यालय की ध्वनि होती है, वो 40 डेसिबल। फुसफुसाहट यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो 15 ये नहीं होता है, फुसफुसाहट इसका जस्ट डबल 30 डेसिबल होता है। पत्तियों की खड़खड़ाहट से 10 डेसिबल। तो ये सी वाला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि फुसफुसाहट से 30 डेसिबल होता है। ठीक है, बाकी ये सब सही दिया था। अगला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विस्फोट से निकलने वाले अपशिष्ट विकिरण मृदा को संक्रमित करते हैं। तो जो भी निकलने वाले अवशिष्ट विकिरण हैं, तो वो क्या करते हैं, मृदा को संक्रमित करते हैं। सही है। स्ट्रांसियम 90 का आधा जीवन काल, जिसको अर्ध जीवन काल भी बोलते हैं, हाफ लाइफ जो होती है, तो वो कितना होता है? 35 वर्षों का होता है, यहाँ पे दिया है। पहला तो इसमें सही है, लेकिन दूसरा चेक करना है, दूसरा गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 30 वर्षों का होता है। ठीक है, ये 28 वर्षों का, तो 28 वर्षों का होता है। इसका अर्ध जीवन काल जो होता है स्ट्रांसियम 19 का, ये 28 वर्षों का होता है, और केसियम 137 का 30 वर्षों का होता है। तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न थोड़े से फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, ध्यान रखिएगा। जो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, तो जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, उन सभी रेडियोधर्मी पदार्थों का अर्ध आयुकाल क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। लूसेंट जैसी बुक में ये सब इंफॉर्मेशन दी होती है, या गूगल कर लीजिए, आजकल तो सबसे आसान यही है। ठीक है। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले जल में विद्यमान पदार्थ हैं, क्या है? नाइट्रस फ्लोराइड एवं सल्फाइड, कैडमियम, बोरियम और डिटर्जेंट। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले जल में विद्यमान पदार्थ आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे पदार्थ, चाहे वो पारा हो, तांबा हो, सीसा हो, कैडमियम हो, सेलेनियम हो, बेरियम हो, नाइट्रस फ्लोराइड हो, सल्फाइड्स हो, ये जितने भी पदार्थ हैं, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे पदार्थ जल में पाए जाते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रोग और रोग कारक का नाम यहाँ पे दिया है। पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो पेचिस होने का कारण होता है, वो एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका कारक होता है। और कृमि वर्ग जो वार्म होता है, एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों सही यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कृमि वर्ग, हुक वर्ग, और इकोइनोकॉकस कृमि, जियोर्डियोसिस, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव अमीबा के उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, आर्सेनिक, मतलब इसके कारण से ये सब होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सी बीमारी हो जाती है? आर्सेनिक जल में पाया जाता है ना, बहुत सारे, जैसे पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक वाले जल की समस्या बहुत ज्यादा है। तो आर्सेनिक अगर लगातार आप कंज्यूम करेंगे, तो आपको कौन सी समस्या होगी, कौन सी डिजीज होगी? तो इससे हो जाती है ब्लैक फुट बीमारी। आर्सेनिक से डायरिया होता है, पेरिफेरल न्यूरिटस होता है, हाइपर केराटोसिस होता है, फेफड़े तथा त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। लेकिन लगातार अगर आप संपर्क में रहेंगे, तो ब्लैक फुट बीमारी इससे हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेयजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा दांतों की विषमताओं को जन्म देती है। यानी कि जो आप पानी रोज पीते हैं, अगर उसमें फ्लोराइड ज्यादा होगा, तो दांतों की विषमताओं को जन्म देगा। और फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से हड्डियों में मुलायमपन आ जाता है। क्या दूसरा सही है? हड्डियों में मुलायमपन आ जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा दांत की विषमताओं को जन्म देती है, हड्डी में कड़ापन आता है, और जब कड़ापन आएगा तो अकड़ जाएगी हड्डी, और हड्डी के जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों में जहां जहां जोड़ पाए जाएंगे, उसमें दर्द होने लगेगा। भारत में कई जगह जो भूमिगत जल है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। जब ज्यादा ये हो जाती है, तो बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए होती है क्या लाभदायक की हानिकारक? किसी भी चीज की अति कभी भी लाभदायक नहीं होती है। इवन अगर खुशी की भी अति हो जाएगी, तो समझ लीजिए दुख आने वाला है। पैसे की अति हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। तो अत्यधिक मात्रा अगर पेयजल में नाइट्रेट की होगी, तो वो हानिकारक ही होगी। भूमिगत जल, प्रोटीन अगर शरीर में ज्यादा हो जाए, तो वो हानिकारक होता है। तो भूमिगत जल हो या कोई भी जल, जहां पर भारत में कई जगहों पर जहां पर भूमिगत जल को औद्योगिक एवं नगरीय अपशिष्ट उत्सर्जन, सीवेज चैनल, इन सबसे हम नहीं बचा पा रहे हैं, तो रिस्क नीचे जाता है, और वही फिर हम कंज्यूम करते हैं, वही पीते हैं, नल से फिर वही निकलेगा ना। तो अगर नाइट्रेट की उसमें अत्यधिक मात्रा हमको मिलेगी, तो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी, नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण हो सकती है,
हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया करके वो मीथेमोग्लोबिन बना सकती है और ऑक्सीजन यातायात को वो बाधित कर सकती है, विकृत कर सकती है। और इसके लिए मिथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथेमोग्लोबिनीमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम ये रोग होता है, ये इस कारण से हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ प्रदूषक जैव अनिम्नीकरण होते हैं और डीडीटी एक कीटनाशक है। कुछ प्रदूषक जो होते हैं वो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, बिल्कुल सही है, और डीडीटी एक कीटनाशक है। ये दोनों की दोनों बातें सही है। अब इसमें एक शब्द होता है जैविक आवर्धन, ऐसी परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, उसे जैविक आवर्धन कहते हैं। और कुछ प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। उदाहरण के लिए एक बार अवशोषित होने पर उनका जीवों के द्वारा विघटन होना या मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलना असंभव हो जाता है, मतलब उनका अवघटन नहीं हो सकता, वो शामिल हो गए तो शामिल हो गए। और ये जो प्रदूषक होते हैं ये जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाते हैं, इसीलिए फैट मत बढ़ने दीजिए शरीर में अगर स्वस्थ रहना है। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण डीडीटी है। डीडीटी वैसे क्या है, कीटनाशक है, ये दोनों पूछा जाने का साथ साथ में एक कारण है। डीडीटी वैसे कीटनाशक है, और लेकिन अब आप कीट मारने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन ये बह के जाके जल में अगर समाहित हो जा रहा है, जो जलाशय है उसमें पहुंच जा रहा है, फिर वो भूमिगत जल में पहुंच जा रहा है ना। तो जलाशयों के ऊपर छिड़का जाएगा जिससे कि मच्छर के विकास को रोका जा सके, इस तरीके से का उसको उपयोग करा जाएगा, लेकिन ये नुकसानदायक फिर हो जाता है जब ये इसमें शामिल हो जाता है। चलिए अब करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? 3 स्थान आपको याद होने चाहिए। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, तो सबसे पहले तो ये एक प्रश्न ये तैयार कर लीजिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है, और इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर आया, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। इसमें गुजरात नहीं है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसी समय याद करिए, रटिए इसको। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, भाई इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिए। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये देश है सिंगापुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री के साथ 5वें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के संवाद की अभी सह अध्यक्षता की, और इस बातचीत के दौरान भारतीय नौसेना और सिंगापुर की जो नौसेना है उनके बीच में पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के पात्र होंगे? ऐसा किस राज्य ने किया है? ये जो लोकायुक्त विधेयक का संशोधन है अभी हाल में किया है गोवा ने। गोवा मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के लिए पात्र बनाने के लिए अभी विधेयक को मंजूरी दी है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो लोकायुक्त बन सकते हैं। पीके मिश्रा, जस्टिस पीके मिश्रा के पिछले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद खाली हो गया था, और उसके बाद में इन्होंने ये प्रावधान किया है। तो ये गोवा है। चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की मंथन व समीक्षा बैठक है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इसको कर रहा है? चिंतन बैठक। वैसे आपको लगेगा कि ये शिक्षा मंत्रालय करेगा, लेकिन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये कर रहा है चिंतन बैठक। ठीक है ना, चिंतन बैठक के नाम से ये 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई है, और इस सम्मेलन में प्रमुख बंदरगाहों और मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए। और इसमें एक मतलब इस बैठक में विचारों का उपयोग मेरीटाइम विजन 2030 को अंतिम रूप देने के लिए किया जा रहा है। 2030 तक का एक विजन रखा गया मेरीटाइम विजन, तो उसके लिए किया जा रहा है। तो चिंतन बैठक बिल्कुल रट लीजिए कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जियो हैजर्ड मैनेजमेंट के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की है, और जियो हैजर्ड मैनेजमेंट के लिए की है। तो ये किस संगठन के साथ की है? तो ये किया है डीआरडीओ के साथ। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से लोगों की सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो कई बार जब ये आपदाएं होती हैं तो सड़क पर
जो चल रहे लोग हैं उनकी जान को जोखिम हो जाता है, जान माल की क्षति होती है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए डीआरडीओ के साथ इस मंत्रालय ने ऐसा किया है। कोकबोरोक किस प्रदेश की मूल भाषा है? कोकबोरोक किस प्रदेश की मूल भाषा है? ऐसा नहीं है कि वहां इसके अलावा कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन मूल भाषा कौन सी है, नेटिव लैंग्वेज कहाँ की है, किस स्टेट की है, ये पूछी जा रही है। तो ये मूल भाषा है त्रिपुरा की। 9 जनवरी को त्रिपुरा में 43वें कोक बोरोक दिवस का आयोजन किया गया। एक प्रश्न ये बन सकता है कि कोक बोरोक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? तो 9 जनवरी को ये किया गया और कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। और 43वां कोक बोरोक आयोजन दिवस का आयोजन था ये। और ये मतलब एक कल्चरल प्रोग्राम था। और ये क्योंकि भाषा जो है वो कल्चर का एक पार्ट होती है। त्रिपुरा की मूल भाषा है कोक बोरोक। कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है लोग। तो लोग जो भाषा बोलते हैं कोक बोरोक। 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था कोक बोरोक भाषा को लेकर। और इस विधेयक में राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी और सरकारी कार्यालयों में तभी से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। कोकबोरोक भाषा में लेखन की शुरुआत 300 वर्ष पूर्व त्रिपुरा के एक राजा हुआ करते थे, महेंद्र देव वर्मा। महेंद्र देव वर्मा का नाम इतिहास में आपने सुना होगा। तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान ये हुई थी शुरुआत इसकी। और वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75% हिस्सा जो है वो कोकबोरोक भाषा का इस्तेमाल करती है। इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी को किस राज्य का 47वां राज्य दिवस मनाया गया? 47th राज्य दिवस 21 जनवरी को। तो ये मनाया गया मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। उपर्युक्त सभी ये तीनों राज्यों का यह स्थापना दिवस है, क्योंकि एक ही साथ ये बने थे। और 1972 की बात है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1972 के अधीन उसके द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है जहां तक मुझे पता है। तो अब नेताजी का इस बार बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया जा रहा है। तो नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर। और नेताजी एक्सप्रेस ये अब याद रखिएगा। और 1941 में कोलकाता में ही नेताजी जन्मे थे। और नेताजी ने बिहार के गोमो से इस ट्रेन के द्वारा ही यात्रा की थी कोलकाता से जब वो भागे थे। ठीक है। बाकी इन पर हमने प्रश्न डिस्कस ही किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 तक बढ़ाई है? 100 दिन हुआ करते थे, अब 150 दिन कर दी है मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या। तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने ऐसा किया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो मुख्यमंत्री वहां के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसकी पूरी लागत का वहन किया जाएगा जो बढ़ा रहे हैं। और राज्य के जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी इससे, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो बाहर लोग रहते थे वो भी सब चले आए थे। तो उसके बाद ऐसे कई कदम उठाए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कल टेस्ट है आपका, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट बिल्कुल मस्ट है आपको देना। टेस्ट आप नहीं देते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं आपको खुद नहीं पता है। तो टेस्ट दीजिएगा और टॉप करने की कोशिश कीजिएगा। तो कल टेस्ट 8 बजे होगा। और कई लोग पूछते हैं कि टेस्ट कैसे दें, तो सिंपल सा उसका प्रोसेस है। प्ले स्टोर से आप IAS प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो लॉग इन कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। नहीं है तो उसी पासवर्ड और लॉगिन आईडी के नीचे रजिस्ट्रेशन आता है ना, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, छोटा सा फॉर्म आएगा उसको भर लीजिए, नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वही बना लीजिए और आप दे सकते हैं आसानी से वो टेस्ट। उसमें जो लगातार 3 बार टॉप करेंगे उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था है। तो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये है भावना कांत, भावना कंठ, भावना कांत। तो भावना कांत जो है ये पहले भी चर्चा में रही थी। 2016 की बात है जब मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ लड़ाकू पायलट के रूप में इनको जगह दी गई थी।
और अभी ये गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। वायुसेना की झांकी का एक हिस्सा होंगी और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान का प्रदर्शन ये करेंगी। तो भावना कांत का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाना है। और आप लोग कैसे हैं जरूर बताएं, और कुछ आप कमेंट करें, कुछ चीजें बताएं हमको, और इसको शेयर करना ना भूलें। और मेरा मन है कि आप इसको लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।